हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछला वीडियो देख लिया आपने। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको आपके लैब मैनुअल बनाने में और उस एक्सपेरिमेंट को सीखने में बहुत मदद करेगा। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपीटेडली देखिए, और अगर उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन से आपको आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, आज के एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना यूजिंग मीटर ब्रिज। एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैब मैनुअल में सर इसका हेडिंग में क्या आएगा। तो सबसे पहला हेडिंग आता है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आपको लिखना है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन वैल्यू of a wire or standard resistance using a meter bridge। तो हेडिंग एकदम क्लियर है। दूसरी बात है कि सर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें चाहिए क्या क्या होता है। तो उसको हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखते हैं। वो हेडिंग है apparatus and material required। तो apparatus and material required में अगर आप देख सकते हैं तो एक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया है किरचॉफ्स लॉ का तो आपको क्लियर है, अदरवाइज मैं मीटर ब्रिज यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा है बैटरी एलिमिनेटर, क्योंकि करंट का है तो करंट सोर्स चाहिए, तो आप या तो बैटरी यूज कर लीजिए या बैटरी एलिमिनेटर यूज कर लीजिए। तीसरा रिक्वायरमेंट एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है न सर, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक जॉकी चाहिए। जॉकी एक पेन टाइप का एक एपरेटस है जो एक किसी वायर पर कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है। ये मेटालिक होता है लेकिन आप जहां पकड़ते हैं वो इंसुलेटेड होता है ब्लैक में, और उसको किसी वायर में के ऊपर कांटेक्ट बनाने के लिए यूज करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और रिक्वायरमेंट है और वो है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस निकालते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में ढेर सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से रेजिस्टेंस को निकाल करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल वायर चाहिए या वो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और साथ ही साथ सैंड पेपर चाहिए होता है। सैंड पेपर का रिक्वायरमेंट हम हमेशा देते हैं, क्योंकि जब भी कनेक्शन करें तो ऊपर को आप जो वायर है उसका लेमिनेशन है या उसके ऊपर किसी तरह का कवरिंग हो गया है तो उसको हटाने के लिए सैंड पेपर का जरूरत पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वाले को आप समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि आप एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ को लगभग आप समझ गए। कुछ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को मैंने ओमिट किया हुआ है। हाउएवर आप आइए देखिए यहाँ थ्योरी में सबसे पहले आपको ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में 4 आर्म है और चारों आर्म में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मैंने रेजिस्टेंस के जो जंक्शन है उसके नेमिंग किए हुए हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, ए बी सी एंड डी। ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसको मैंने नेमिंग किया है आर, उसका सिंबल दिया है आर। बी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो है एक्स, यही वो एक्स है जो अननोन रेजिस्टेंस है, और आर जो था वो आर रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस है। नीचे ए टू डी में आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है पी, और फिर डी टू सी में एक रेजिस्टेंस है क्यू। अगर बी और पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस गैल्वेनोमीटर में आपको कोई करंट डिटेक्ट नहीं होगा, और इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर या बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है? पॉइंट डी और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो आपका इक्वल हो गया है। तो वो तो हो गया। अगर बैलेंस कंडीशन है तो हमें वहां पे एक रेशियो मिलता है, वो रेशियो आप देख सकते हैं आर बाई पी भी लिख सकते थे, आर बाई पी, और इधर से एक्स बाई क्यू, लेकिन हमने उसको एक्स बाय एक्स के लिए लिखा है एक्स इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। तो ये हो गया मेरा एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब आते हैं कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो गया, नीचे जो आप डायग्राम या फोटो देख रहे हैं ये क्या है सर? नहीं, यही वो मीटर ब्रिज है। और एक्चुअली मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। इसमें आपको 4 रेजिस्टेंस नहीं दिखेंगे डायरेक्टली,
कि 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपने देख लिया एक नॉन है एक अननोन है और बाकी पी एंड क्यू है, ये नहीं दिखेंगे। तो अब जरा कंपेयर कीजिए, ऊपर आप देखिए पॉइंट ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आर, और यहां पे आप पॉइंट ए से बी में देखिएगा तो एक रेजिस्टेंस आर मैंने लिख रखा है। यहीं पर हमें रेजिस्टेंस बॉक्स को एक्चुअली में कनेक्ट करना होता है। दूसरा बी टू सी में एक गैप है, उस गैप में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस गैप में मैंने उस अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है। वो वायर भी हो सकता था, कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस भी हो सकता था जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको लगाए रखा है। दोनों गैप के बीच में जो स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप में बी से पॉइंट बी से मैंने एक गैल्वेनोमीटर जो है जोड़ रखा है। वो गैल्वेनोमीटर जो है आगे जाकर के फिर एक जॉकी से कनेक्ट होता है, वो जॉकी। अब आते हैं ए टू सी में, अगर आप देखिए ए टू सी में अगर देखिए तो एक वायर है, उस वायर में जॉकी को स्लाइड करके वायर के बीच में या कहीं पर उसका हम लोग मेजरिंग करते हैं, एक पॉइंट डी फाइंड आउट हो गया और ये वही पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर में करंट बहना बंद हो गया, यानी वो बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ए से डी और डी से सी, तो सर ऊपर ए से डी में एक रेजिस्टेंस पी लगा था, तो यहां पी नहीं है, और डी टू सी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था क्यू, यहां भी वो रेजिस्टेंस नहीं है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आते हैं। आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर मान लेते हैं कि जो मेरे पास उस फोटो में जो ए टू डी जो लेंथ है एल, वो वायर का जो लेंथ है वो पी को रिप्रेजेंट करेगा, और बाकी बच गया 100 माइनस एल लेंथ, 100 माइनस एल लेंथ जो था डी टू सी। मीटर ब्रिज में पूरा वायर 1 मीटर का होता है, इस बात को ध्यान रखना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो आपने ए टू डी तो एल ले लिया, और वो एल पी को रिप्रेजेंट करेगा। रही बात कि जो बाकी बचा लेंथ है वो कितना था, 100 माइनस एल, तो वो बाकी बचा वो 100 माइनस एल लेंथ वो आपका क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन सारी चीजों को चलिए उस फॉर्मूले में जो इक्वेशन 1 लिख के रखे थे उस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू हमने लिखा था q बाई पी इंटू आर, तो x इक्वल टू q के जगह पे क्या लिख रहे हैं 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, और p के जगह पे क्या लिखे l, और r तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस था जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर जानना बहुत जरूरी है। प्रोसीड्योर को पहले समझ लेते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली जान जाते हैं कि किस किस तरीके से हमें चलना है, तो आप जो है एक्सपेरिमेंट को कर पाते हैं। तो प्रोसीड्योर का समझ लेते हैं। तो वो प्रोसीड्योर में इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद सारा पॉइंट्स को आप वही कर लीजिए। हालांकि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो सारा प्रोसीड्योर मैं अपने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान दिखाता जाऊं कि हाँ ये चीजें आपको करनी होती है। तो ये हो गया आपका इतना प्रोसीड्योर वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे किसी जगह पे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल, तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, तो उस ऑब्जर्वेशन टेबल को मैं यहां नहीं दे रहा हूं, सीधा भरा हुआ ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको एक्सपेरिमेंट के बाद दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इस पार्ट के बाद पहले एक्सपेरिमेंट को करने सीख जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कनेक्शन को समझते हैं। लेकिन कनेक्शन से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना रखा है। अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको स्क्रीन में मैंने ये डायग्राम दिखा दिया है। एग्जैक्टली जो नेमिंग है उस नेमिंग को देखिए, यहाँ पर ए है, मैंने मीटर ब्रिज पे इस जगह पे ए लिख रखा है, इस जगह पे बी है, तो बी को मैंने इस जगह पे लिख रखा है, आपको दिख जाए ये है, और ये जो सी है इस सी को मैंने यहाँ लिख रखा है। तो डी के बारे में हम लोग वो जो लेंथ वाला था तो वो डी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इस वायर में कहीं पर, तो वो तो नल पॉइंट होता है। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग कनेक्शंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो लेफ्ट गैप दिख रहा है, जो ए और बी के बीच में जो लेफ्ट ये गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, और ये नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस है। मैंने पहले ही बताया था कि इस जगह पे जो रेजिस्टेंस आर आएगा वो रेजिस्टेंस आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया जाएगा। क्लियर है?
ओके, फिर एक गैप है बी और सी के बीच में। तो ये बी है और ये पॉइंट सी है, तो बी और सी के बीच में एक गैप है, ये देख लीजिए। यहाँ पे उस अननोन रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये एक रेजिस्टेंस है, अननोन मान के चलते हैं हम, हालांकि मुझे पता है बट ये अननोन ही मानते हैं हमने इसका वैल्यू नहीं देखा है। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस गैप में, तो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्ट हो गए। अब तीसरा कनेक्शन आते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में आप व्हीटस्टोन ब्रिज में देख सकते हैं बी पॉइंट से लेकर के एक गैल्वेनोमीटर, तो जो पॉइंट बी हमने मार्क किया हुआ है, इस बी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। तो मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर आपका प्लेस हो गया, गैल्वेनोमीटर को मैंने प्लेस कर दिया। और फिर एक देख सकते हैं ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में आपका इधर से एक बैटरी कनेक्टेड है। तो मेरे पास तो बैटरी नहीं, मैंने बैटरी एलिमिनेटर का यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं। बैटरी एलिमिनेटर को मैंने यहाँ देखिए एक कनेक्शन दे रखा है इस एंड पर सी पर, यानी कि ये नेगेटिव वाला टर्मिनल, तो नेगेटिव मैंने यहाँ सी पे कनेक्ट कर रखा है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो ए पर जाएगा। तो ये देखिए ये वायर आपको दिख रहा होगा, ये वायर को मैंने टर्मिनल ए पर कनेक्ट कर दिया। सो मेरा कनेक्शन कंप्लीट है। अब बात होता है कि हम लोग को नल पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। तो नल पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस जॉकी से। इस जॉकी को हम लोग स्लाइड करेंगे। तो चलिए देखिए एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मान के चलता हूँ कि ये रेजिस्टेंस 10 के आसपास का है। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसको समझ लीजिए कि ये इतना है, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन इसी रेंज के आसपास मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने मान लिया कि ये 10 का है, और 10 का है तो रेजिस्टेंस बॉक्स से मैं 10 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ रहता है, आप उस वैल्यू को देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 2 है, फिर 5 है, ये 10 है, 20 है, 20 है, 50 है एंड 100 है। अब मैं यहाँ से 10 ओम का एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो ये प्लग मैंने निकाल दिया, ये प्लग निकल गया, तो यहाँ एक गैप लग गया। तो यहाँ इस गैप दोनों के बीच में नीचे अंदर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, जो यहाँ पर है। तो ये 10 ओम आपका मैंने यहाँ ले लिया। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक स्विच होना चाहिए। तो यहाँ की लगा हुआ था, क्योंकि मेरे पास की ऑलरेडी एलिमिनेटर में है तो मैं की नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो अभी इस तार में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि जॉकी को एक बार यहाँ टच करते हैं, तो देखिए डिफ्लेक्शन आपका राइट साइड हो रहा है। फिर जॉकी को एक बार यहाँ यहाँ टच करते, तो अब डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये 0 पॉइंट यानी नल पॉइंट है वो इसी कहीं आने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हल्के से इस तार के ऊपर रखते हैं और धीरे धीरे इसको स्लाइड करते हैं। स्लाइड करते जाते हैं, तब तक स्लाइड करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना दिखाने लगे। देखिए वो धीरे धीरे 0 की तरफ मूव करने लगा। तो ये मूव करते करते यहाँ आ गया 0 पर। और आई थिंक ये जो मुझे रीडिंग यहाँ पे इस मिस्टर स्केल में है, तो ये इधर से 54 सेंटीमीटर है, और इधर से अगर देखा जाए तो 46। तो हमें तो ये पॉइंट अगर डी मिला, ये अगर डी मिला, तो ए टू डी में जो रेजिस्टेंस है पी, ये रेजिस्टेंस पी का वैल्यू ये एल होगा, यानी 46 सेंटीमीटर। और इधर से इधर जो 54 सेंटीमीटर है ये 100 माइनस एल है, जो कि क्यू का वैल्यू दे देगा। अब मैंने शायद आप लोग को दिखाया नहीं दिखाया, तो एक टेबल होता है, उस टेबल में सारे वैल्यूज़ लिखने होते हैं। कौन कौन से वैल्यूज़ लिखने होते हैं? आर के वैल्यू लिखने होते हैं, फिर पी का वैल्यू, लेकिन पी के वैल्यू की जगह हम लोग एल को लिखते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक अभी आया 46 सेंटीमीटर। फिर दूसरे एक कॉलम में क्यू का वैल्यू लिखते हैं, जो कि 100 माइनस एल है, यानी कि ये 54 सेंटीमीटर जो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, ये 54 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। फिर एक लास्ट कॉलम है एक्स। उस एक्स कॉलम में जो फार्मूला हम लोगों ने थ्योरी में बनाया था, एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी आर इंटू आर, एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। तो क्यू के जगह पे 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई पी, दैट इज एल, और आर जो आपने यहाँ से निकाला है 10 ओम का, वो आर का वैल्यू हो गया उस ऑब्जर्वेशन के लिए। अब इसी को कैलकुलेट कर देते हैं तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक और रीडिंग लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक 12 ओम यहाँ से
पिक करते हैं। तो 10 तो मैंने पहले ही ले रखा था, फिर 12 ले रहा हूँ, तो 12 ओम मैंने ले लिया। फिर मैं बस सेम प्रोसेस जॉकी को इसके ऊपर रखूँगा और एकदम हल्के से लाइटली उसके ऊपर स्लाइड करता चला जाऊँगा। तो देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है बैलेंस पॉइंट। ना अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस पॉइंट मुझे 46.5 इधर से 100 माइनस एल, जो कि ये Q है, अननोन रेजिस्टेंस के साइड में जो वैल्यू है Q, तो Q जो है इस लेंथ से आएगा, वो है 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल का वैल्यू 46.5 आ रहा है। और अगर L का वैल्यू इधर से लेंगे तो इधर से भी स्केल में आप देख सकते हैं एक रीडिंग है, तो 53.5 आया। ठीक इसी तरह से फिर R का वैल्यू 12, L का वैल्यू 53.5, 100 माइनस एल का वैल्यू 46.5 पुट करेंगे और फिर लास्ट कॉलम में x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर एक और रिपीट करते हैं। चलिए हम 8 ओम ले लेते हैं। 8 ओम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 5, 5, 2 और एक 1 यहाँ से निकालते हैं, 8 ओम। तो 8 ओम रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है R के लिए। तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा देखते हैं। हम 14 भी ले सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे, तो मैं नीचे ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो फिर ये लाइटली स्लाइड करते हैं, करते करते अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि बैलेंस पॉइंट करीब 55, इधर से L ले तो 47, L ले तो 47, तो अगर L 47 है तो इधर से इधर ये 100 माइनस एल यानी कि 53 सेंटीमीटर होगा। अगेन सेम प्रोसेस, 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, पुट कीजिए, सारे वैल्यूज को उसके कॉलम में डाल देंगे, लास्ट कॉलम x निकालेंगे। अब इन सारे ऑब्जर्वेशंस को जो मैंने टेबलाइज किया है वो टेबलाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जो रीडिंग्स लिए थे वो रीडिंग्स में लिखा रहा हूँ, आप इस रीडिंग्स को अपने लैब मैनुअल में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, उम्मीद करते बहुत ध्यान से आपने देखा होगा। हम कोशिश ये कर रहे थे कि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बताऊं। मैंने पहले ही उसका डायग्राम चार्ट पेपर में भी बना दिया था, साइड में वीडियो में भी आप देख रहे थे कि वहां पे कनेक्शंस कैसे कैसे हो रहे थे। उसके बाद कैसे एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना है, कैसे नल पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ये सारा चीज आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को जब मैंने किया तो जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, जो हम डाटा मैंने कलेक्ट किया, वो डाटा इस टेबल में मैंने भर के आपके सामने दिखा रहा हूं। पहला जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में मैंने 5 कॉलम्स लिए। पहला कॉलम में आपका ऑब्जर्वेशन का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस हम लोग पिक कर रहे थे वो रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे। तीसरे कॉलम में बैलेंस पॉइंट डी का ए से डी तक का जो लेंथ आता है एल, वो लिखा हुआ है। आप देखिए 3 है और इसमें वो एल का वैल्यू लिखा हुआ है तीनों। चौथा कॉलम 100 माइनस एल, जो कि क्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो 100 माइनस एल अगर आपको तीसरे कॉलम में मिला हुआ है तो चौथे कॉलम में 100 माइनस एल कैलकुलेट कर लिया उसी से माइनस करके। इन द लास्ट कॉलम में जो है वो फॉर्मूला यूज्ड है, जो हम लोग अननोन वैल्यू का जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए हर ऑब्जर्वेशन में मैंने उस x को कैलकुलेट किया, उस फॉर्मूले में L 100 माइनस एल और R का वैल्यू दे करके कैलकुलेट किया। सो टोटली मैंने 3 ही ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और ये 3 ऑब्जर्वेशंस एनफ होते हैं। बहुत ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट को लेंदी नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा इसको करने से कोई फायदा है नहीं। आप जितनी बार करेंगे फिर प्रॉब्लम होगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो 3 अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू और रेजिस्टेंस के आगे लास्ट कॉलम में। तो सर उस अननोन वैल्यू को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो करना क्या होता है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस, अगर एक ऑब्जर्वेशन को आपने बार बार लिया है तो फाइनल रिजल्ट के लिए आप मीन लेते हैं। तो फाइनली जो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस के वैल्यू आए थे कॉलम में, वो तीनों को मैंने एवरेजिंग किया और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल वैल्यू आर का। फिर एक हेडिंग लेते हैं, कोशिश कीजिएगा कि लिख दीजिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप करो तो फाइनल एक हेडिंग बना लीजिए कि रिजल्ट आपने प्रीवियस में जहां कैलकुलेशन किया, जहां आपने ऑब्जर्वेशन टेबल यूज किया वहां पे, हाँ यहाँ कैलकुलेशन टेबल गायब आपको दिख रहा हो क्योंकि कैलकुलेशन वैसा कोई करने की जरूरत पड़ी नहीं सेपरेटली, वो टेबल में ही हो गया। तो
हालांकि आप उसको देख सकते हैं, जो इसमें मीन निकाले हैं, जो एवरेज निकाले, वो आपका कैलकुलेशन का एक पार्ट है, तो मैंने उसको हेडिंग कैलकुलेशन दे दिया। फाइनली जो रिजल्ट वाले हेडिंग में मैंने जो फाइनल रिजल्ट आया आर का, उस आर वैल्यू को लिख दिया, बस इतना ही था। लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। अब प्रिकॉशंस वो बहुत जरूरी चीज होता है, तो उसके भी 2-3 पॉइंट लिखने होते हैं। तो देखिए, मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो जो प्रिकॉशंस लिए हैं, वो प्रिकॉशंस मैंने यहाँ लिख दिए। इसको आपको आपके लैब मैनुअल में लिखना पड़ता है और लिखना चाहिए भी, क्योंकि जो आपके कॉपी को, आपके लैब मैनुअल को जो चेक करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है, उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जरूर इन बातों का ख्याल रखा होगा जब उसे ये चीज है। बस इतना ही था। थैंक यू। और कोशिश कीजिए कि आप मेरे वीडियो को आप आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और करवा भी लीजिए अपने फ्रेंड से। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।